नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीला न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। रामनगर कोतवाली पुलिस ने 3 अलग अलग चोरियों का किया खुलासा, चोरी का माल भी किया बरामद। हल्द्वानी जेल में होगी डेरे की बैठक। 350 कैमरा ट्रैप से चल रही है बाघों की गणना, लगाए गए सभी कैमरा ट्रैप में कैप्चर हुआ टाइगर। रुद्रपुर में उत्तराखंड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उत्तराधिकारी संगठन के द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिले के डीएम को सौंपा गया ज्ञापन। पंतनगर सिडकुल की एक टेक्सटाइल कंपनी पर 1 करोड़ 4 लाख रुपए से ज्यादा हड़पने का आरोप। 38वें राष्ट्रीय खेल का आज रोड साइकिलिंग का दूसरे दिन खेल शुरू। 3 दिनों से धरने पर बैठे खनन व्यापारी, मांग पूरी नहीं होने पर यूनियन अध्यक्ष ने गटक लिया पेट्रोल। उत्तराखंड सरकार बजट को आम जनता का बजट बनाने के लिए लोगों से संवाद करने में जुटी। आरबीसी और उत्तराखंड सरकार के बीच हुए करार से उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ के किसानों को पहुंच रहा है सीधा लाभ। 38वें नेशनल गेम्स के तीसरे दिन रुद्रपुर में पुरुष वर्ग के लिए 120 किलोमीटर रोड साइकिलिंग का आयोजन। 1 किलो 867 ग्राम चरस के साथ खेती खान का युवक गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। रामनगर कोतवाली पुलिस ने नगर में चोरी की 3 अलग अलग घटनाओं का खुलासा करते हुए 4 चोरों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से चोरी की गई 1 बाइक एवं पोस्ट ऑफिस से चोरी किए गए 2 लॉकर भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार किए गए चोरों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, रामनगर थाना क्षेत्र में अलग अलग चोरी की 3 वारदातों का हमारे द्वारा अनावरण किया गया है। पहली जो घटना है उसमें 3 चोर हमारे द्वारा पकड़े गए हैं, जिनसे चोरी का माल बरामद हुआ है। जो कंस्ट्रक्शन साइट यहाँ गर्जिया में चल रही है, वहाँ से चोरी कर माल अन्यत्र बेचने की फिराक में थे। पुलिस द्वारा मैं माल के उनको गिरफ्तार किया गया है, माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। एक अन्य घटना में बाइक चोरी हुई थी, जिसको आज हमारे द्वारा बरामद कर ली गई है और चोर को भी हमारे द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। और उसी चोर से पूछताछ के दौरान एक पोस्ट ऑफिस में छोई में चोरी हुई थी, उस चोरी में भी उसका माल चोर द्वारा बरामद कराया गया है। इस प्रकार 3 चोरी की वारदात का सफल अनावरण किया गया। जेल में बंद नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा ने 5 फरवरी को जेल में ही बोर्ड की बैठक आयोजित कराई है। न्यायालय में अपील करते हुए उन्होंने दुग्ध संघ नैनीताल के अधिकारियों की बैठक बुलाई है। वहीं प्रबंध निदेशक संजय खेतवाल का कहना है कि न्यायालय के आदेशों के क्रम में विभाग द्वारा बैठक की तैयारी की जा रही है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। माननीय न्यायालय के आदेश हैं कि जो बोर्ड की बैठकें हैं वो जेल परिसर में ही कराई जाए। हमारे संज्ञान में भी नैनीताल दुग्ध संघ के द्वारा ये प्रकरण लाया गया कि हम ये माननीय न्यायालय के आदेश हैं, तो उस क्रम में उनके द्वारा जो माननीय न्यायालय के आदेश हैं उसके लिए जो भी औपचारिक तैयारियां होती हैं वो की जा रही हैं। सर, बोर्ड क्या सभी सदस्य मौजूद होंगे इसमें? कौन मौजूद होंगे इसमें? नहीं, इसमें बोर्ड की बैठक में जो प्रक्रिया है उसमें नोटिस दिया जाता है, सभी को बैठक की सूचना की दिया जाता है और इंडिविजुअल मेंबर पे रहता है कि वो उपस्थित हो या न हो। तो कहता है लॉ यही कहता है कि अगर कोई भी एग्रीव्ड पार्टी है, किसी को भी अपनी पैरोल से के संबंध में या फिर किसी भी संबंध में आपको कोई भी परेशानी है तो आप कोर्ट में अपील कर सकते हैं या कोर्ट में अपनी दरख्वास्त दे सकते हैं। कोर्ट को उसे एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना वो कोर्ट का जुडिक्शन होता है। यहाँ पे कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट किया है और उनको अनुमति दी है कि वो वहाँ पर से अपने जेल से ही अपने जो कार्यकलाप है उसका निष्पादन कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर कोई भी एग्रीव्ड पार्टी है इससे, तो वो कोर्ट से संबंधित जो भी आदेश आया है उसकी अपील कर सकती है, उसके अगेंस्ट जा सकती है। और अगर ये नियम विरुद्ध किसी व्यक्ति को लगता है तो वो उसके दुग्ध संघ के या फिर मान लीजिए कि उनकी कमेटी को लगता है कि ऐसा नहीं किया जा सकता, तो वो भी उसके विरुद्ध जा सकते हैं, क्योंकि ये जुरिडिक्शन कोर्ट का है और कोर्ट ने इसमें अपना निर्णय दे दिया है। जी सर, इस तरह के प्रकरण से आए हैं जब भी कोई राजनेता या कोई बड़े पद पर जो पदासीन अधिकारी होते हैं वो इस तरह से किसी मामले में, क्योंकि देखिए कन्विक्शन नहीं हुआ है, अभी मामला निर्धारित नहीं किया गया है, उनको जो है कि कन्विक्टेड नहीं कहा गया है, सिर्फ और सिर्फ अभी उनके ऊपर आरोप लगे हैं, मामला लंबित है। तो मामला लंबित है और उनके पास वो पद बना हुआ है। ऐसी स्थिति में जो कार्य है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए कोर्ट को जो भी सही लगता है जो एग्रीव्ड पार्टी है उसके एप्लीकेशंस पे वो कर सकती हैं। उन्होंने अपनी एप्लीकेशन दी कि भाई मुझे ये 4 या 5 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे जाकर के मीटिंग करने की आप अनुमति दीजिए, और कोर्ट को लगा कि ऐसा कर पाना संभव नहीं होगा बिकॉज ऑफ सुरक्षा कारणों से, तो उन्होंने उनको वहीं से करने की अनुमति दी, जिसमें मुझे ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है कि ठीक सा प्रतीत होता है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में लगे
रामनगर वन प्रभाग के जंगलों में पहली बार फेज 4 विधि से चल रही है बाघों की गणना। 350 कैमरा ट्रैपों के माध्यम से की जा रही है गणना। इससे पूर्व भी गणना में रामनगर वन प्रभाग में पाई गई थी 67 बाघों की मौजूदगी। वहीं लगाए गए हर एक कैमरा ट्रैपों में बाघ की उपस्थिति से रामनगर वन प्रभाग गदगद नजर आ रहा है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। रामनगर वन प्रभाग इस बार पहली बार एक टेरिटोरियल डिवीजन ने फेज 4 मॉनिटरिंग का जिम्मेदारी उठाया है, क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि रामनगर डिवीजन में 67 टाइगर्स पाया गया था लास्ट ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन में। ये लगभग 10th बिगेस्ट टाइगर रिजर्व होता अगर ये एक टाइगर रिजर्व होता, लेकिन ये एक फॉरेस्ट डिवीजन है। बट यहाँ पे जो प्रैक्टिसेस है वो सेम टाइगर रिजर्व के जैसे ही किया जाता है। हम रोज एमस्ट्राइब्स के माध्यम से पेट्रोलिंग करते हैं और उसके साथ साथ इस बार फेज 4 भी कर रहे हैं। और इस बार लगभग 110 कैमरास हमने 3 रेंजेस में लगा दिए गए थे, और उसका अभी गणना खत्म हो गया है, जो कोसी, कोटा और देचौरी है। और अभी फेज 2 में मतलब ब्लॉक 2 में जो कालाडुंगी और फतेहपुर रेंज है, वहाँ पे 65 कैमरास पॉइंट्स हैं, जो टोटल 130 कैमरास लगेंगे। और इसका लास्ट का नतीजा जो एस्टिमेशन जो करेंगे हम मार्च के आसपास। उत्तरपुर में उत्तराखंड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उत्तराधिकारी संगठन के द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिले के डीएम को ज्ञापन सौंपा गया। इसमें उत्तराखंड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उत्तराधिकारी संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा ज्ञापन में डीएम को बताया गया कि बीते दिनों भाजपा के एक कार्यकर्ता ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को काफी संघर्ष के बाद मिली भूमि पर सवालिया निशान खड़े किए, जिसमें उसके बयान पर आपत्ति जताते हुए संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा डीएम को ज्ञापन देकर भाजपा कार्यकर्ता सुरेश गौरी पर कार्रवाई की मांग की गई। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। 15 एकड़ जमीन और 20 एकड़ जमीन किसको फ्री में मिली है? क्या पूर्वांचल के ही लोग हैं? उसमें पर्वतीय लोग भी हैं, उसमें सैनिक संगठन भी हैं, उसमें जो पाकिस्तान से आए हैं लोग, सब लोग हैं। तो पूर्वांचल का मामला नहीं है, तो गौरी कर रहा है पहाड़ पूर्वांचल, कहीं है ही नहीं जी। अभी सैनिक संगठन में और वो सब पर्वतीय लोग आए थे, तो ये उस चीज़ को घुमा रहा है गौरी कि पहाड़ और प्लेन कर रहा है, कहीं है ही नहीं। चुनाव कहीं वो बात नहीं है कि किसने किसको लड़ाया। भाई अगर किसी ने कहता है कि पार्टी के खिलाफ जाके इन्होंने काम किया तो उसके खिलाफ शिकायत करे, उसके खिलाफ प्रूफ दे, उसको पार्टी से निष्कासन करवाए, कार्रवाई करवाए, वो एक अलग विषय है। विषय ये है कि उसने बड़े बेअंदाजी तरीके में ये कहा कि हम लोगों ने बहुत मेहनत करके काम किया है, कमाई की है, और ये जो लोग हैं 15-15 एकड़ फ्री वाले हैं, हमने मेहनत करके बसाया है। तो ये बताइए, जिसने राष्ट्र के लिए जो लड़ा हो, जो सीमा के लिए लड़ा हो, जो देश के लिए लड़ा हो, उनको क्या अगर सरकार ने 15 एकड़ यहाँ ज़मीन दी तो क्या एहसान किया क्या? वो भी ज़मीन कैसी थी? जंगल थे, शेर थे, भालू थे, उसको इन्होंने चमन बनाया। इनके पिताजी नौकरी करने आए टीडीसी में, तो ये इन्होंने बहुत त्याग कर दिया कि नौकरी करने आए ना, लड़ने नहीं गए थे, जान देने नहीं गए थे। किसी को पता था क्या कि ये देश आज़ाद हो जाएगा और हमें वहाँ ज़मीन मिलेगी? किसी ने सोचा था? सैनिक जाता है सीमा पे लड़ने तो उसको लगता है क्या कि मैं मरूंगा, जीऊंगा, क्या होऊंगा? इसी तरीके से सेनानियों को भी नहीं पता था कि हम देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, हमें कोई सम्मान मिलेगा, देश आज़ाद होगा कि नहीं होगा। आज़ादी मिली, ऐसे लोगों को यहाँ सम्मान दिया सरकार ने, ऐसे लोगों ने इस तराई को आबाद किया। उनके के खिलाफ ये कह देना कि इनको फ्री में मिला है और हमने मेहनत की है, तो ये क्षम्य नहीं है। प्रायश्चित करे, गांव-गांव घूमे तो उसको माफ़ी मिलेगी। सबके यहाँ ब्याए, सेनानियों से माफ़ी मांगे, जो स्मारक है सेनानियों उनकी सफाई करे, और नहीं तो मैं बताऊंगा, आपके माध्यम से उसको बता देना चाह रहा हूँ कि उसने कौन सी मेहनत करके कमाई की। जो गैर कॉलोनियाँ काटी हैं ना उसने, जो जगह जगह जो कमाई, अपने आप को बहुत मेहनती और बहुत ईमानदार बनता है, उसकी जांच करवाएंगे। न रोड दिया है, न नाली दिया, लोगों को ठगा है। पहाड़ प्लेन की बात करता है, उसने जितने पर्वतीय समाज को ठगा उतना किसी को नहीं ठगा। उसने ला के बसा दिया कि सस्ता प्लाट है, ये रोड दूंगा, नाली दूंगा, सब लोग त्रस्त हैं उससे, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। यहाँ डीएम को ज्ञापन दिया गया है कि इसके खिलाफ कार्रवाई हो, इसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हो। राष्ट्र जिसका संरक्षण करता है, जो राष्ट्र की धरोहर है, उनके खिलाफ बोला है। अभी सब लोग पार्टी कार्यालय भी जा रहे हैं और इसके खिलाफ पार्टी भी कार्रवाई कर।
पंतनगर सिटकुल की एक टेक्सटाइल कंपनी पर 1 करोड़ 4 लाख रुपए से ज्यादा हड़पने का आरोप लगा है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था संजय शर्मा के द्वारा, जिनकी एक ट्रांसपोर्ट की कंपनी है, कि उनके द्वारा BST टेक्सटाइल फर्म के लिए ट्रांसपोर्ट का काम किया जाता था और करीब 1 करोड़ 4 लाख रुपए बकाया था कंपनी पर। उनके द्वारा जब कंपनी से पैसे की मांग की गई तो उनके बिलों का भुगतान नहीं किया गया और उनसे गाली गलौज कर उन्हें धमकी भी दी गई। इस पर हमारे पास तहरीर प्राप्त हुई और इस पर हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया है 3 लोगों के विरुद्ध और उसमें विधिक कार्रवाई जारी है। 38वें राष्ट्रीय खेल का आज रोड साइकिलिंग का दूसरे दिन खेल शुरू। आज पुरुष वर्ग का 120 किलोमीटर में 56 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसे 8:30 बजे से जिला क्रीड़ा अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। चंपावत जिले के टनकपुर में जिला और एक खनन नीति व क्रशर संचालकों से खनन सामग्री की उचित दर दिए जाने की मांग या फिर अवैध रूप से संचालित क्रशरों को बंद किए जाने की मांग को लेकर लगातार 3 दिन से धरने पर बैठे यूनियन अध्यक्ष अमन ठाकुर ने आवेश में आकर पेट्रोल पी लिया। हालत हुई गंभीर। खनन व्यापारियों ने कराया अस्पताल में भर्ती। उपचार के बाद मिली छुट्टी तो फिर बैठे धरने पर। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। जैसे कि हम 3 दिन से यहाँ तहसील में धरने में बैठे हैं और हमारी शासन प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिससे परेशान होकर और लगातार प्रेशर उनके ऊपर पड़ रहा था कि हड़ताल ख़त्म की जाए। और यहाँ वहाँ पे आवेश में आके तो कल रात हमारे अध्यक्ष जी अमन ठाकुर जी ने आवेश में आके पेट्रोल पी लिया और जिसके तहत आज सुबह वो अच्छे खासे आए और यहाँ धरने पे बैठे। हालत गंभीर होने के कारण अचानक उनकी हालत गंभीर हुई, जिसके कारण हम लोग उन्हें उप जिला चिकित्सालय टनकपुर में लाए, जहाँ स्थिर उनकी होने के कारण हालत अभी फिर से वो धरने पर आ गए। और शासन प्रशासन 3 दिन से हमारी कुछ नहीं सुन रहा है। हमारी रोजी रोटी के ऊपर ये हो रहा है और जिसका अगर आगे के लिए ये नहीं होता तो आगे देखो, मैं भी पदाधिकारी हूँ, उपाध्यक्ष हूँ। देखो हम लोग यहाँ चाहेंगे कि जल्द से जल्द हमारा ये काम हो जाए कि अगला कोई आदमी ऐसा कदम उठाए। इसलिए हमारी सभी शासन प्रशासन से है कि हमारी मांगें पूरी हो जाए। जब तक नहीं होगी हम यहाँ से हटेंगे नहीं। बिल्कुल मांग यही है कि जो चूका चलती सीम ये पट्टों से आता है, प्राइवेट पट्टे हैं, यहाँ पे खनन हो रहा है और इसका जो कि इसका 250-300 कुंटल लगभग आ रहा है। तो और मशीनों से भरा जा रहा है, जो कि हाई कोर्ट ने भी बैन है मशीनें चलना नदी में या खननों में। तो वहाँ से उन्हें क्रेशरों में कम रेट में पड़ रहा है और हमारा माल जो शारदा नदी का है इसका हमें फिक्स दे रखा है यहाँ निगम द्वारा 125 और 26 में निकासी लोग हो जाती है और हमें हमारा माल उन्हें महंगा पड़ रहा है। वही है, ओवरलोडिंग चूका चलती से बंद हो जाए, वरना ये धरना चलता रहेगा। आगे ऐसी स्थिति और भी होगी तो हम लोग भी पदाधिकारी हैं, इतने वाहन स्वामी हैं, 10,000 लोग इससे जुड़े हैं। संकट आएगी तो आगे भी हम बिल्कुल नहीं रहेंगे खामोश। क्रेशर देखो हमने बता दिया है, उनको सूचना दे दिया है, ये अवैध हैं क्रेशर, मानकों के इनका है नहीं, बिल्कुल आपत्तियाँ लगा दी हैं, बाकी निर्देश इनके पहुँच चुके हैं। हाँ, दोनों क्रेशर बंद होंगे, मानकों के खिलाफ हैं ये याचिका हमने लगा दी है ना। वो मिल ही नहीं रहा क्योंकि ऊपर से महंगा माल आ रहा है पट्टों से 300-300 कुंटल और हमारी जो मीटिंग हुई थी खुलने से पहले 56 रुपये में हुई थी 125 कुंटल। अब वो 4-5 दिन उन्होंने चलाया, उसमें पर्चियों में रेट नहीं लिखा। अब वो हमने कहा एक दिन पहले कि आप इनमें रेट लिखो, तो बोले हम 53 देंगे और शारदा वाला कर हम 50 देंगे। उत्तराखंड सरकार बजट को आम जनता का बजट बनाने के लिए लोगों से संवाद करने में जुटी है। वहीं बजट देहरादून में होगा या भराड़ीसैंण में, यहाँ संशय का विषय बना हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सरकार की तरफ से कार्य एवं संसदीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की प्रतिक्रिया आई, जबकि विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लिया। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। कि मैंने आपसे आग्रह किया था कि हम लोग और मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी भी स्वाभाविक इच्छा है, क्योंकि उन्होंने पिछली बार कहा भी था कि हम ये बजट सत्र जो है गैरसैंण में करेंगे और
क्योंकि अभी इससे पहले जो हमारी माननीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई उसमें भी चर्चा हुई थी और स्थान को लेकर भी चर्चा हुई। मैंने भी अपना पक्ष रखा था कि इसको गैरसैंण में किया जाना चाहिए और अंतोगत्वा माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया था कि वो समय और स्थान, मतलब तिथि और स्थान को वो अपने उनको अधिकृत किया था, वो घोषित करेंगे, निर्णय लेंगे। और ये बीच में जानकारी मुझे भी मिली थी कि वहाँ कुछ काम चल रहा है विधानसभा में, क्योंकि बजट सत्र थोड़ा बड़ा भी होगा और बजट सत्र बहुत महत्वपूर्ण सत्र होता है। इस नाते हमने भी ये समझा कि यदि हम लोग वहाँ पे सत्र करते हैं तो स्वाभाविक रूप से जो हमारे माननीय विधायकगण हैं, अन्य साथीगण हैं, उनको दिक्कत हो सकती है, आप जैसे लोगों को भी दिक्कत हो सकती है। तो हमने माननीय अध्यक्ष विधानसभा से आग्रह ये किया कि यदि वो वहाँ हम लोग सत्र कराने की स्थिति में हैं तो हम वहाँ कराएंगे। उसके बावजूद यदि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि वहाँ पे काम चल रहा है तो आप स्वाभाविक है, समझ सकते हैं। लेकिन अभी भी इको होने के कारण हम रुड़की IIT के पास गए थे और उनसे हमने निवेदन किया था कि इसको स्टडी करके इसका इको ख़त्म करिए। तो वो भी उन्होंने भी उस चीज़ को किया। पहले वहाँ गए, फिर सिस्टम्स को देखा, चीज़ों को देखा और अब कंसल्टेंसी में हमने उनको लिया था और अब हम उसको भी देख रहे हैं। तो इसलिए इस बार सरकार से मैं निवेदन करना चाहूँगी कि हमारे जो सत्र होने जा रहा है वो देहरादून में किया जाए, क्योंकि अभी विधानसभा सचिवालय पूरी तरह से वहाँ तैयार नहीं है। ये बात मुझे आपके माध्यम से कहनी थी। देखिए, वैसे तो ये विषय सरकार का और स्पीकर के बीच का है, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई समन्वय जो है सरकार में और स्पीकर में नहीं है। वैसे तो मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि अगला सत्र, बजट सत्र जो है गैरसैंण के अंदर 10 दिन का आहूत करने का काम सरकार करेगी, लेकिन अब सरकार की कही हुई बात पर जो है किसी को कोई विश्वास नहीं है। सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। सत्र जो है देहरादून में होगा, ये स्पीकर ने निर्णय लिया है और मैं इसे दुर्भाग्यपूर्ण भी कहता हूँ। इस राज्य का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर अस्थायी राजधानी भी है, ग्रीष्मकालीन राजधानी भी है, लेकिन अस्थायी राजधानी आतिथ्य तक नहीं बन पाई। तो ये स्थिति होने की वजह से जो है और सरकार में और स्पीकर में द्वंद्व होने की वजह से ये स्थिति बनी हुई है। सरकार कुछ कहती है, करती कुछ है। स्पीकर जो है कहती है कि हम सरकार से ये आग्रह करेंगे। आग्रह वाली कहाँ बात हो गई? जब घोषणा कर दी थी कि हम सब बजट सत्र जो है गैरसैंण में आहूत करेंगे तो वहाँ क्यों नहीं कर रहे? खैर, सरकार जहाँ भी या स्पीकर जहाँ भी सत्र कराएगी, कांग्रेस विधानसभा सत्र के लिए पूरी तरीके से तैयार। काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा एवं पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा की ओर से आप सभी काशीपुर वासियों व देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। साथ ही सभी सम्मानित मतदाताओं का भी आभार जिन्होंने निकाय चुनाव में बीजेपी पर भरोसा जताया और दीपक बाली को काशीपुर मेयर के पद पर विजय दिलाई। हमारा देश लगातार आगे बढ़ रहा है और आशा है आगामी दिनों में हमारा देश एवं हमारा शहर काशीपुर विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। एक बार पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं पुष्कर सिंह बिष्ट, पार्षद नगर निगम काशीपुर, वार्ड नंबर 17। मैं काशीपुर के समस्त देवतुल्य जनता को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही अभी मैं नव निर्वाचित वार्ड नंबर 17 का पार्षद बना हूं। मैं वार्ड नंबर 17 की समस्त देवतुल्य जनता को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि जिस तरीके से आपने मेरे पे आशा और विश्वास जताया है, मैं आने वाली विगत 5 वर्षों में आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और ये 5 वर्ष में विकास कार्य के रूप में मैं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आरबीसी और उत्तराखंड सरकार के बीच हुए करार से उत्तरकाशी चमोली
चंदौली और पिथौरागढ़ के किसानों को सीधा लाभ पहुंच रहा है। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि इस MOU का सीधा लाभ पर्वतीय किसानों को पहुंच रहा है, जिसके माध्यम से वह चिकन, मटन और फीस सीधे ITBP को दे रहे हैं। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। ये उत्तराखंड पहला प्रदेश है पूरे देश में जिसने ये पहल करी है कि हमने ITBP के साथ एक MOU साइन किया है 3 साल का, जिसमें हमारे जो पशुपालक हैं और जो हमारे मत्स्य पालक हैं उनको एक बहुत बड़ी रिलीफ मार्केट भी उपलब्ध कराई गई और रिलीफ भी इसलिए उपलब्ध कराई गई है क्योंकि जो हमारे उत्तरकाशी जिले हैं, जो दूरस्थ जिले हैं, पिथौरागढ़ जिला है, चमोली जिला है, जो हमारा बॉर्डर एरियाज़ हैं, वहाँ पर ITBP के साथ हमने टाई अप ये किया है कि जो अगले 3 साल तक जो भी उनके यहाँ चिकन की व्यवस्था होगी, भेड़ बकरी की व्यवस्था है और जो उनके मछली की व्यवस्था है वो डायरेक्ट हमारे फार्मर के माध्यम से पूर्ण की जाएगी। पहले वो ITBP टेंडर करता था और टेंडर करने के बाद बिचौलिया जो है वो कहीं ना कहीं उनको सप्लाई करता था। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का जिन्होंने इसको मीडिएट किया। धन्यवाद दूंगा संजय गुंजाल जी का जिन्होंने ITBP के माध्यम से इस पर लगातार अपनी सहयोग हमको प्रदान किया। और आज एक बहुत अच्छी प्रक्रिया शुरू हुई है जिसमें कि ITBP लगातार हमारे फार्मर्स के बीच में जा रहा है, जो हमारे पशुपालक हैं जिनको जो एनिमल हस्बेंड्री विभाग के साथ काम कर रहे हैं, जिनको हमने गोट वैली के माध्यम से जोड़ा है, जिनको कुकुट वैली के माध्यम से जोड़ा है, जिनको मत्स्य विभाग के माध्यम से उनको बेनिफिशरीज बनाया गया है। ITBP की टीम और हमारे पशुपालन और मत्स्य की टीम उनके साथ जाती है। वहीं पे हमारे किसानों से डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट किया जा रहा है और सबसे अच्छी बात है कि उनको 2 दिन के अंदर DBT उनके अकाउंट में पेमेंट आ जाता है ITBP के माध्यम से। तो हमारे किसान को कहीं भागना नहीं है, किसान का कोई पूरा प्रॉफिट किसान के अकाउंट में जा रहा है। और जो लगभग का अनुमान हमने किया है कि अगले 5 साल में 200 करोड़ की मार्केट जो है वो पहाड़ों में डेवलप होगी इस ITBP के MOU के माध्यम से। हमारा नेक्स्ट टारगेट SSB और आर्मी से भी बात करने का है। हम कोशिश करेंगे कि ये सेम MOU हम SSB और आर्मी से भी कर सकें ताकि उत्तराखंड में जो सबसे बड़ी समस्या मार्केट उपलब्ध कराने की है वो दूर हो जाए। 38वें नेशनल गेम्स के तीसरे दिन रुद्रपुर में पुरुष वर्ग के लिए 120 किलोमीटर रोड साइकिलिंग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर से 56 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। सुबह 8 बजे से शुरू हुई प्रतियोगिता 11 बजे समाप्त हुई। प्रतियोगिता पार्ले चौक से शुरू होते हुए 15 किलोमीटर के 8 राउंड लगाए गए। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। मैं सर्विसेज को रिविजन करता हूँ और आज मैं फर्स्ट आया, काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाँ, पूरे 1 साल लगे हैं, पूरे साल वो इसके लिए मेहनत करते हैं। हाँ जी, हाँ, पहले भी खेल चुके हैं। कितने पदक आ चुके हैं, जीते? जो गुजरात में हुआ था उसमें 3 गोल्ड था, उसके बाद गोवा में हुआ था उसमें 3 मेडल था और इसमें भी कल एक सिल्वर आया, आज एक गोल्ड आया। टाइम भी नेशनल गेम्स था गोवा में, उसमें मेरा 2nd आया था, तो उसमें थोड़ी मिस्टेक्स थी, वो आज इम्प्रूव किया मैंने और आज मैंने गोल्ड जीता। बहुत अच्छा लग रहा है, इतने महीनों की मेहनत आज सफल हो गई, तो आई एम वेरी हैप्पी। मेहनत तो देखो सालों से करते तब जाके यहाँ पे पहुँचते हैं। 3-4 महीने की मेहनत से कोई यहाँ तक तो नहीं पहुँचेगा। मैं 7 साल से साइकिलिंग कर रही हूँ, 2018 से, तो इतने साल की मेहनत होती है तब वो जाके रंग लाती है। एट अ टाइम कुछ नहीं होता और बाकी भगवान की कृपा है। कितने बार खेल चुके हैं? मैं नेशनल 8 बार खेल चुकी हूँ, उसमें से 8 में मेरे मेडल थे। फैसिलिटी एकदम अच्छी है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, फूड अच्छा है, रहने का होटल और मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। और उत्तराखंड में पहली बार हुआ है, इतना अच्छा रोड का ट्रैक भी अच्छा है और सब वॉलंटियर्स का अच्छा सपोर्ट है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। चंपावत जिले की रीठा साहिब पुलिस को नशा तस्कर को पकड़ने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस पर चंपावत गणपति के निर्देश पर चंपावत जिले में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत SO रीठा साहिब कमलेश भट्ट ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 किलो 867 ग्राम चरस बरामद की है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।